राजस्थान विधानसभा चुनाव के इतिहास में हम राजनीति के इतिहास को देखें तो अब तक हम 3 युगों की चर्चा समाप्त कर चुके हैं। नवी विधानसभा से हमने राजनीति के चौथे युग को शुरू किया, जिसको हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीति के इस चौथे युग में हमने नवी विधानसभा को शामिल किया, जो केवल 2 वर्ष 8 महीने तक ही चल पाई। इस समय की राजनीति में सांप्रदायिक दंगों की राजनीति और हिंसा की राजनीति शुरू होती है। हम हिंसा की राजनीति इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी दौर में देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है और उससे भी पहले उनकी ही माता श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार यह समय सांप्रदायिक दंगों की राजनीति है, यह समय हत्या करने की राजनीति है, यह समय चुनावी रैलियां करने की राजनीति है, इसी के साथ हड़तालों की राजनीति का दौर है। इस राजनीति का प्रभाव राजस्थान पर पड़ना ही स्वाभाविक है। लेकिन मैं नमन करता हूं इस गौरवशाली मरुभूमि को, जिसने विश्व का गौरवशाली इतिहास को अपने में समेट रखा है। इसलिए यहाँ समस्त राजस्थानवासी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। यहाँ का हर एक व्यक्ति खुद को राजस्थान मानता है। इसलिए यहाँ सांप्रदायिक दंगों की राजनीति नहीं है, यहाँ हत्याएं नहीं होती, यहाँ हड़तालों की राजनीति नहीं होती, यहाँ चुनावी रैलियों की राजनीति नहीं, बल्कि इस राजस्थान की गौरवशाली मिट्टी में भाईचारे की राजनीति है। यहाँ के घरों में हुक्के पानी का प्रेम है। यहाँ बाबूसाह के संवेदनशील हृदय में जनता के प्रेम की राजनीति है। यहाँ देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार की राजनीति है। और इसी संक्रमण की राजनीति के दौर में 10वीं विधानसभा की चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपका दोस्त विपुल जोरासिया का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जारी होने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं। आपको बता दें कि इससे पहले नवी विधानसभा में केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने राजस्थान की सरकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। उसके बाद राज्यपाल महोदय श्री एम चन्ना रेड्डी ने विधानसभा को भंग कर दिया था और उसी के साथ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और यह राष्ट्रपति शासन लगभग 1 साल तक रहा। इसके बाद राजस्थान में मध्यावधि चुनाव की घोषणा की जाती है और यह आपको बता दें कि राज्य की विधानसभा के इतिहास में यह दूसरी बार मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गई थी। इससे पहले 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिए जाने से मध्यावधि चुनाव हुए थे और अब दूसरी बार मध्यावधि चुनाव होते हैं, जिसकी अगली कड़ी या फिर हम ये कहें कि यह राजस्थान की राजनीति के इतिहास का चौथा युग गठबंधन की सरकार की अगली कड़ी है, या फिर ऐसे कहें कि संक्रमण युग की राजनीति का अगला भाग यह 10वीं विधानसभा है। इस 10वीं विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर 1993 को जारी होती है, जिससे चुनाव होते हैं और ये चुनाव 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए और उनका परिणाम हमारे सामने इस प्रकार रहा। भारतीय जनता पार्टी को 95 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 76 सीटें मिली, जनता दल को 6 सीटें मिली, निर्दलीय और अन्य पार्टियों को मिलाकर 23 सीटें मिली। इस प्रकार इस चुनाव की एक प्रमुख घटना के बारे में आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री बांसवाड़ा निवासी श्री हरिदेव जोशी पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा चुनाव तक लगातार चुनाव जीतते आए थे। अब यह चुनाव 10वीं बार जीतने का एक रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ इन 200 विधायकों में से महिला विधायकों की संख्या 10 रही, अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 34 रही, अनुसूचित जनजाति के विधायकों की संख्या 24 रही। इस 10वीं विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिलती हैं।
भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल होने से राज्यपाल महोदय ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह भी बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अब कुछ कदम ही दूर थी। लेकिन बहुमत न होने से राजनीति के इस दौर में अटकलों का बाजार गर्म होने लगा, दल बदल की स्थिति पैदा होने लगी और देखते ही देखते निर्दलीय विधायक जो पहले कभी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, अब वह भाजपा में आकर मिल गए। इस प्रकार एक बार फिर से श्री भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। इससे पहले श्री शेखावत पहली बार 6ठी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 9वीं विधानसभा सत्र में बने और अब 10वीं विधानसभा में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस 10वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष श्री हरिशंकर भावड़ा जी बनते हैं और इनके बाद श्री शांतिलाल चपलोत को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। और आपको बता दें कि श्री चपलोत इसी विधानसभा में भावड़ा जी से पहले उपाध्यक्ष पद थे। इस विधानसभा सत्र में विधानसभा अध्यक्ष श्री शांतिलाल चपलोत को पद से हटाने का संकल्प लाया जाता है और इस प्रकार का प्रस्ताव अभी यह चौथा प्रस्ताव रहा है। इससे पहले इस प्रकार के 3 बार प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार इस प्रकार का प्रस्ताव पहली ही विधानसभा में श्री नरोत्तम लाल जोशी के लिए लाया गया था और दूसरा प्रस्ताव 4थी विधानसभा में निरंजन नाथ आचार्य जी के लिए लाया गया था और तीसरी बार इस प्रकार का प्रस्ताव 8वीं विधानसभा में गिरिराज प्रसाद तिवारी जी के लिए लाया गया था और अब यह चौथा प्रस्ताव इस विधानसभा में श्री शांतिलाल चपलोत के लिए लाया गया। इसी विधानसभा में उपाध्यक्ष पद पर श्री सामर्थलाल मीणा को बनाया जाता है, लेकिन बाद में श्रीमती तारा भंडारी को बनाया जाता है जो पहली महिला उपाध्यक्ष रही है। इसी के साथ हम विपक्ष नेता की बात करें तो विपक्ष नेता के पद पर श्री परशुराम मदेरणा बनते हैं और प्रोटेम स्पीकर के पद पर श्री पूनम चंद बिश्नोई बने रहते हैं। और राज्यपाल पद के लिए इनकी बात करूं तो राज्यपाल के लिए श्री बलिराम भगत थे और इससे पहले श्री बलिराम भगत जी 1976-77 में लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। अब बलिराम जी के बाद श्री दरबारा सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो जाता है और इनके निधन के बाद कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर न्यायाधीश एन टिब्रेवाल बनते हैं। राजस्थान में इस प्रकार यह 10वीं विधानसभा ऐसी थी जो गैर कांग्रेस सरकार के रूप में है और यह भारतीय जनता पार्टी के तौर पर रही है और पहली बार अपने ही कार्यकाल 5 वर्ष को पूरा किया। इससे पहले गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार के रूप में 6ठी विधानसभा में सरकार बनाई थी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उसके बाद 9वीं विधानसभा में अपनी सरकार बनाई और राष्ट्रपति शासन लगा और अब 10वीं विधानसभा में पूरे 5 साल तक सरकार रही और इन तीनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री शेखावत ही थे। अब इस विधानसभा की चौंकाने वाली घटनाओं के बारे में हम बात करें तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में आज जिस प्रकार की घटनाएं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की हो रही है, इस प्रकार की घटनाएं आज कोई नई घटनाएं नहीं हैं। ऐसी घटनाएं तो श्री शेखावत के साथ 2 बार हो चुकी हैं। पहली बार जब शेखावत सरकार को गिराने का प्रयास 9वीं विधानसभा में किया गया और दूसरी बार 1996 में जब श्री शेखावत अपने हृदय का ऑपरेशन करवाने अमेरिका गए हुए थे। इसी समय जनता दल के विधायक श्री भंवरलाल शर्मा ने सरकार को गिराने की कोशिश की थी। भंवरलाल शर्मा ने निर्दलीय विधायक जो सरकार में राज्य मंत्री थे और वो राज्य मंत्री शशि दत्ता के रूप में थे और उन्हीं शशि दत्ता के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन श्री शेखावत के दामाद नरपत राजवी को इसकी सूचना मिली तो वह अमेरिका से बिना ऑपरेशन करवाए लौट आए और सरकार गिराने से बचाई। श्री शेखावत के कार्यकाल में 2 बार इस प्रकार की घटनाएं हुई और दोनों ही बार इन्होंने सरकार को गिराने से बचाया। इसी कारण शेखावत का कद भारतीय जनता पार्टी में ऊंचा माना जाता है और ऊंचा इसलिए भी माना जाता है जब जनता पार्टी का विघटन हो रहा था तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री भैरव सिंह शेखावत जी, इन तीनों ने ही मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था।
अब बात करें श्री शेखावत का जनता के प्रति लगाव की एवं उनके कार्यों की जो कभी भूल नहीं सकते। आपको यह भी बता दें कि जब 10 रुपये से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले श्री शेखावत की पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान परिवार से थी। इन्होंने गांव की गरीबी को बहुत करीब से देखा है और भुगता भी है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जनता के लिए किस प्रकार से कार्य किए, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री शेखावत जी का जनता के प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है और कितनी मानवीयता है। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में जस्टिस कान सिंह परिहार आयोग का गठन किया। यह आयोग आपातकाल के समय जबरदस्ती नसबंदी करने, जबरदस्ती सेवानिवृत्ति करने, जबरन बंदी बनाने और अतिक्रमण के नाम पर वैध निर्माण कार्यों को तोड़ने से संबंधित था। लेकिन इस समय में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाने के कारण यह काम यहीं रुक गया। आपको बता दें कि इसी समय इन्होंने पंचायतों को काम करने का अधिकार सौंपा। इनकी पहली सरकार के समय पंचायतों को केवल 500 रुपये तक की योजनाओं को कर सकती थी, लेकिन श्री शेखावत ने 500 रुपये से इसका दायरा बढ़ाकर 50,000 रुपये तक सौंपा और पंचायत समितियों का दायरा 10 लाख रुपए तक कार्य करने का सौंपा। इसी के साथ इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपना गांव अपना काम योजना शुरू की और इसी के साथ काम के बदले अनाज योजना भी शुरू की, जो आज प्रत्येक देश के वासी को या प्रत्येक देश के या प्रत्येक राजस्थान वासी को इस प्रकार की योजनाओं की सख्त ज़रूरत है। राजस्थान में इसी के साथ साक्षरता कार्यक्रम में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की। वह कैसे, वह भी बता दें कि जब 1991 में जनगणना में राजस्थान की साक्षरता दर 38% थी और जब 2001 की जनगणना हुई तब राजस्थान की साक्षरता दर 38% से बढ़कर 61% हो गई। इस प्रकार निरक्षर राजस्थान को साक्षर राजस्थान में श्री शेखावत ने बदल दिया। मुख्यमंत्री पद के बाद वे भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में श्री सुशील कुमार शिंदे को हराकर देश के 11वें उपराष्ट्रपति बने और जब इसके बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था तो राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के विपक्ष में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे हार जाते हैं। इसी हार के बाद श्री शेखावत राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बाद 13 मई 2010 को कैंसर की लंबी बीमारी के चलते पान गुटखा खाने के शौकीन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के 11वें उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत का निधन हो गया। इसके साथ ही अपनी राजनीतिक जीवन की अमिट इतिहास को भारत के जनमानस पर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहे गए। आपको विनम्र श्रद्धांजलि। इस प्रकार श्री शेखावत ने अपने गौरवशाली व्यक्तित्व से 10वीं विधानसभा में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इन 5 वर्षों में कितना परिवर्तन हुआ, क्या ऐसा बदलाव आगे 11वीं विधानसभा में एक बार फिर से हो पाएगा? क्या भारत देश में धर्म की आड़ में होने वाली हिंसात्मक राजनीति के दौर में बड़े बड़े दलों वाली पार्टियां अपनी सरकार बना पाएंगी? अब राजस्थान में क्या क्या जातिगत परिवर्तन होंगे और इन जातिगत परिवर्तन में किस प्रकार की राजनीति होगी? क्या अब भाजपा का जनादेश बच पाएगा? इसको जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। हम शीघ्र ही 11वीं विधानसभा की चर्चा लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त विपुल जोरासिया धन्यवाद के साथ विराम लेना चाहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।